गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर चल रहा है, आपको याद होगा। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए जो टर्म्स चाहिए हमें, जो टूल्स चाहिए हमें, मैंने कहा था कि जैसे ताला को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। जैसे लिगेंड्स था, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ऑक्सीडेशन नंबर, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने में। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझ लिया है। एक बार याद दिला दूं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वही है जिसे बर्नर से पहले कम्प्लेक्स कहा जाता था कि उनके बारे में कुछ भी हमें मालूम नहीं हो सकता है, क्योंकि वे अपना कोई लक्षण परिलक्षित करते ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब उनको वाटर में डिजॉल्व कराया जाता है तो वो आयंस में टूटते ही नहीं हैं। तो अगर किसी आदमी से बहुत सारा बात कर रहे हैं आप, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो उसके बारे उसके व्यक्तित्व के बारे में आप थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी कंपाउंड को हमने वाटर में डाला और वो डिसोसिएट ही नहीं हुआ, वो आयंस में टूटा ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से आयंस हैं। तो इसलिए उनका नाम रखा जाता था कम्प्लेक्सेस। लेकिन बर्नर वो पहले आदमी थे जिन्होंने उन कम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे जो थ्योरी दिया था, एनालिटिकल टेक्निक्स के डिस्कवरी के बाद वो सारी के सारे स्टेटमेंट्स 100% सही पाए गए। और तब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो कम्प्लेक्स नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। और उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो मैंने इसके शुरू में जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, उसमें मैं बताया भी था आपको। आज हम लोगों को उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फार्मूला लिखने या उसके नोमेनक्लेचर का हमें मेथड्स समझना है। IUPAC ने एक क्यूमुलेटिव सेट ऑफ रूल्स दिया, जिसके बेसिस पर हम उसका नाम लिख सकते हैं, उसका फार्मूला लिख सकते हैं। IUPAC का एक विंग है इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमिटी। उस IUPAC का मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसी का एक विंग है, उसी का एक पार्ट है इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमिटी, जो रूल्स बनाती है, नोमेनक्लेचर के रूल्स बनाती है। आपने पढ़ा होगा कि अगर 100 एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 100 से ज़्यादा है तो उसके नाम लिखने के लिए भी IUPAC ने रूल दिया, और उसका सिंबल लिखने के लिए भी IUPAC ने रूल दिया। जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 है, मतलब 100, तो उसका नाम लिखा जाएगा नीलियम, उसका सिंबल होगा UNN। तो ऐसे रूल्स दिए गए। अगर 108 एटॉमिक नंबर है तो उसका नाम होगा अननील ऑक्टियम, और उसका सिंबल उसी तरीके से लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि IUPAC का काम है, वो एक रूल्स दिया उन्होंने, जिसके बेसिस पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला भी लिख सकते हैं और नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि कहीं अगर किसी कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरिडो कोबाल्ट 3, ऐसा लिखा हुआ है, यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम है। तो इसको फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए रूल्स दिए गए हैं। हम इसको फार्मूला में कैसे लिखेंगे, अगर हमें इस कंपाउंड का फार्मूला लिखना हो तो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, उसी के लिए एक सेट ऑफ रूल्स दिया गया, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम रूल्स लिख देते हैं, और उस रूल्स को, उन सारे के सारे रूल्स को अप्लाई करके हम ऐसे कंपाउंड्स का फार्मूला लिखेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल्स इसमें ऐड करेंगे। हम आपको उन रूल्स के बारे में पहले बता देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब कभी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लिखते हैं, सपोज कीजिए कि हमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल आयन कहिए ना, सेंट्रल आयन कहते हैं इसको कहते हैं पोटेंशियल लिगेंड्स, पोटेंशियल लिगेंड्स। इसको कहते हैं काउंटर आयन, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। और इस पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो घेरा हुआ है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर
या इसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो जब कभी कोई नाम लिखा हो, सपोज कीजिए कि यही नाम लिखा हुआ है, तो इसमें इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है ट्राईअमीन ट्राईक्लोरिडो कोबाल्ट 3। तो इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है कोबाल्ट, इसमें जो लिगेंड्स हैं एमीन है और क्लोरिडो है, क्लोरिडो मतलब Cl- लिगेंड्स हैं। तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और उन रूल्स का मैं लिस्ट बना देता हूँ। पहला रूल है कि सबसे पहले मेटल का नाम लिखा जाएगा। नाम नहीं, नाम तो लिखा ही हुआ है। सिंबल ऑफ मेटल इज रिटेन फर्स्ट। अब आप कैसे समझेंगे कि मेटल कौन सा है? कि कभी कभी मेटल अलग अलग भी होता है, जैसे लिखा रहेगा सोडियम, नाम में लिखा रहेगा सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो अल्यूमिनेट 3, ऐसा भी लिखा रहेगा। तो यहाँ देखिए सोडियम एक है और एल्यूमिनेट भी है, 2 मेटल है। तो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन हम किसको मानेंगे ये हमें समझना होगा, और जो सेंट्रल मेटल आयन होगा हम उसी का सिंबल पहले लिखेंगे। तो मैं उसके लिए आपको कुछ ट्रिक देता हूँ कि जिस मेटल के नाम के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा रहेगा रोमन में और वो अंत में होना चाहिए, वही होगा सेंट्रल मेटल आयन। जैसे ऐसा भी कहीं कहीं लिखा रहता है आयरन 3 हेक्सा सियानो फेरेट 3। तो देखिए यहाँ फेरेट भी आयरन है और ये आयरन भी है, मतलब यहाँ आयरन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा हमें। मैं बार बार सिंबल लिख देता हूँ। अगर ये लिखा हुआ है नाम तो ये भी आयरन है और ये भी आयरन है, फेरेट भी आयरन है। तो इसमें हम सेंट्रल मेटल आयन किसको मानेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया कि उसका नाम सबसे अंत में लिखा रहेगा। जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका नाम अंत में लिखा रहेगा और उसके जस्ट बाद पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन सिस्टम में लिखा रहेगा। हम उसको मानेंगे वो सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ भी है रोमन सिस्टम में, इसके नाम बाद भी लिखा हुआ है, लेकिन ये शुरू में है, ये सेंट्रल मेटल आयन नहीं है, सेंट्रल मेटल आयन यही है। तो आपको सेंट्रल मेटल आयन पहचानना होगा और सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन का सिंबल लिख देना है। फॉर्मूला लिखने का सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? हमें सेंट्रल मेटल आयन का सिंबल पहले लिख देना है। अब सेंट्रल मेटल आयन का जब आपने सिंबल लिख दिया तो दूसरा स्टेप आता है कि आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है। नेम ऑफ द लिगेंड्स, नेम ऑफ द पोटेंशियल लिगेंड्स फॉलोज नेक्स्ट। जब सेंट्रल मेटल आयन का नाम हम लिख देंगे उसके बाद पोटेंशियल लिगेंड का नाम लिखने की बारी आएगी। पोटेंशियल लिगेंड किसको कहते हैं? जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कहलाता है पोटेंशियल लिगेंड्स। तो हमें अब पोटेंशियल लिगेंड्स का नाम लिखना है। तो पोटेंशियल लिगेंड तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो पोटेंशियल लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? कहता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। नेम ऑफ the ligands is written in alphabetical order. लिगेंड्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। ये रिसेंट कन्वेंशन है। इससे पहले रूल था कि जो लिगेंड अनायनिक है उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद कटायनिक लिगेंड लिखा जाएगा। लेकिन अब ये बातें बदल गई। अब हमें केवल याद रखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि हमको नाम लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड कैसे करेंगे? फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम,
फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड is used to decide alphabetical order। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हमें फर्स्ट लेटर, नाम का जो पहला अक्षर है उसका इस्तेमाल करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में। जैसे ये है NH3, इसका नाम लिखते हैं हम लोग एमीन, और एक है Cl-, इसका नाम लिखते हैं क्लोरो। तो अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है, इसलिए हम लोग पहले उसी का सिंबल लिखेंगे। पहले पुराने कन्वेंशन के हिसाब से पहले Cl को लिखा जाता है क्योंकि यह आनायनिक लिगेंड है, लेकिन अब हमें बदल देना है कन्वेंशन। अब कन्वेंशन ये हो गया कि उसके नाम का जो पहला लेटर है हम उसी को मानेंगे बेस, और उसी के बेसिस पर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के बाद और भी अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड, अगर कोई लिगेंड एब्रीविएटेड लिगेंड है, जैसे मैं ये भी कह दूं for abbreviated ligands, abbreviated ligands, अगर कोई एब्रीविएटेड लिगेंड है, जैसे हमने इथिलीन डाईएमीन बताया था आपको, इथिलीन डाईएमीन जिसका सिंबल लिखते हैं आप EN, या इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट जिसका सिंबल हम लिखते थे EDTA। ये सिंबल है एब्रीविएटेड लिगेंड्स के लिए। एब्रीविएशन is enclosed in the parenthesis, उसको हम लोग ब्रैकेट में घेरेंगे, एंड ऑलवेज लोअर केस लेटर, छोटा अक्षर इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, EDTA लिखने में चाहे EN लिखने में स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये लिगेंड्स लिख दिए। अब बात आती है कि कितने लिगेंड्स हैं। जैसे दो तरह का एब्रीविएशन इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के लिए। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के लिए दो तरह का न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स, number of ligands, two types of abbreviation, two types of numerical prefixes. Numerical prefixes are commonly used। दो तरह के न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो डाई का मतलब हुआ 2, ट्राई का मतलब हुआ 3, टेट्रा का मतलब हुआ 4, पेंटा का मतलब हुआ 5, ऐसे ही हेक्सा का मतलब हुआ 6। और दूसरा इस्तेमाल किया जाता है 20। 20 का मतलब होता है 2, ट्रीस का मतलब होता है 3, टेट्राकिस का मतलब होता है 4। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब कभी नाम लिखा होगा तो वहाँ दो तरह का न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं नाम में। एक बाई, जैसे यहाँ लिखा ना ट्राईएमीन, कहीं मैंने लिखा हुआ ट्राईएमीन ट्राईक्लोरिडो, तो ये तो सिंपल सा हुआ। और एक लिखा रहता है बिस इथिलीन डाईएमीन या ट्रिस इथिलीन डाईएमीन, तो वहाँ हमें ये समझना होगा कि दो तरह के न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हैं,
कितने लिगेंड्स होंगे। तो कितने लिगेंड्स से हमको ये जानकारी मिलेगी कि हमें वहाँ क्या लिखना है। जैसे अगर ट्राइक्लोरिडो है तो Cl3 लिखना होगा, ट्राइक्लोरिडो है तो Cl3 लिखना होगा, डाइक्लोरिडो रहता तो Cl2 लिखना होता। तो ये बातें हमें ध्यान देनी है। तो हमने आपको अभी तक दो बातें बताई। पहला कि मेटल का सिंबल पहले लिख दीजिए, उसके बाद लिगेंड्स का सिंबल लिखिए। लिगेंड्स का सिंबल लिखने में हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ दैट लिगेंड। तो उस लिगेंड के नाम का पहला अक्षर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जब आपने पोटेंशियल लिगेंड्स भी लिख दिया और आपने सेंट्रल मेटल आयन भी लिख दिया, तब तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारा पूरा हो जाता है। अब हम उसको क्लोज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तीसरा रूल होगा कि द कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन कौन हुआ? सेंट्रल मेटल आयन एंड पोटेंशियल लिगेंड्स, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देंगे, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। इनक्लोज कर दिया, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हमने इनक्लोज कर दिया। जैसे हमने लिखा था ट्राईअमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट 3, ये लिखा था हमने। तो इसमें सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल आयन को पहचानना है, कोबाल्ट है। और एमीन का नाम, तो एमीन तो चूंकि पॉलीडेंटेड लिगेंड है इसलिए उसको ब्रैकेट में घेरेंगे। ट्राई है तो 3 लिख दिया। क्लोरीन Cl, उसको भी 3 लिख दिया। अब इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। एक बात मैंने यहाँ बताना छोड़ दिया, ये भूल गए हम, कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स हैं आर आल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, उसको भी स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। जैसा कि यहाँ मैंने किया एमीन को, NH3 पॉलीएटॉमिक लिगेंड है तो इसको हमने पैरेंथेसिस में घेर दिया है। चौथा पॉइंट कहता है कि जब आपने इसको घेर दिया है, अगर कोई काउंटर आयन है तो ठीक है, अगर काउंटर आयन नहीं है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चार्ज दीजिए उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में, ताकि सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन हो जाए। तो कहता है कि प्लेस रिक्वायर्ड चार्ज, चाहे वो चार्ज जो है पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, above square bracket in the form of write superscript to maintain the oxidation number of central metal
आयन। और पांचवा अभी मैं करके दिखाऊंगा। और पांचवा रूल कहता है कि अगर कोई काउंटर आयन है, इफ एनी काउंटर आयन इज देयर, counter ion is there, then balance those charged, balance those charges at square bracket by द काउंटर आयंस। उन काउंटर आयन से उसको बैलेंस कर दीजिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ काउंटर आयन दीजिए और उसको बैलेंस कर दीजिए। इस तरीके से आपका नाम लिखा जाएगा, जो भी नाम लिखेंगे। यहाँ देखिए, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरिडो कोबाल्ट 3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होना चाहिए। तो देखो यहाँ 3 माइनस है और यहाँ तो 3 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ कोई चार्ज देने की ज़रूरत हमें अब नहीं है। जब कभी आपको चार्ज देना हो, जैसे मैं लिख देता हूं टेट्रा क्लोरिडो निकेलेट 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो निकेल है इसमें सेंट्रल मेटल आयन, क्लोरिडो टेट्रा तो 4 लिख दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होना चाहिए और इस पर होता है एक माइनस चार्ज, तो 2 में से 4 घट गया तो -2, तो यहाँ पर 2 माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 माइनस लिखना पड़ेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी चार्ज लिखेंगे तो पहले डिजिट लिखेंगे, उसके बाद उसका साइन प्लस या माइनस लिखेंगे। अब अगर कोई साइन कोई चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इफ नेम ऑफ द मेटल, name of the metal ends with ATE, जैसे निकेलेट यहाँ ATE लगा हुआ, फेरेट ATE लगा हुआ, then the coordination sphere is negatively charged। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। इसका यह मतलब होता है, अगर मेटल के नाम के अंत में ATE लगा हो तो आपको तुरंत ये समझ जाना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, यह हमें मालूम हो जाएगा इससे। अब मैं कुछ नाम लिखकर आपको और उसका फॉर्मूला लिखकर दिखाता हूँ, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तब भी अगर कोई डाउट रहे तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने कोई डाउट हुआ, मैं उस पर तुरंत वीडियो बनाऊंगा और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, हमें कहता है कि पोटेशियम, एक नाम है पोटेशियम हेक्सासियानो फेरेट 3, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन है। ये फेरेट मतलब आयरन है। लिगेंड कौन है, सियानो मतलब CN, कैटो है, हेक्सा मतलब 6। अब इसको हमने घेर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना पूरा करना है इसका, आयरन का 3, और CN पे होता है -1 चार्ज। तो आप ऐसे मान लीजिए ना, यहाँ पर X मान लीजिए और इसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। तो 3 - 1 × 6 बराबर X, तो X बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ X की जगह पर हमें 3 - चार्ज लिखना होगा। अब यहाँ पर काउंटर आयन है पोटेशियम, ये काउंटर आयन है, ये उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए है। तो पोटेशियम पर 1+ चार्ज होता है, तो हम 3- को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, K3 कर देंगे। और देखिए ये कंप्लीट हो गया, K3 एफिशिएंट 6, ये है पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 3।
वैसे ही अगर लिखा हो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट ऐसा हो, यहाँ थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल आयन है, एमीन मतलब NH3 का होल 6, इसको हमने बंद कर दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? 3+, और यहाँ चार्ज कितना देंगे ये मान लेते हैं x, तो 3+1 इंटू NH3 पर 0 चार्ज होता है, 6 बराबर x, तो x का मतलब 3+ चार्ज यहाँ देना होगा हमको, तो 3+ चार्ज। अब उस 3+ चार्ज को बैलेंस करना है सल्फेट से। आप समझिए कि सल्फेट से अगर हम बैलेंस करेंगे तो एक सल्फेट पे तो 2- चार्ज होता है, तो 3 कैसे बैलेंस होगा? तो ठीक है, यहाँ पर आपको SO4 देना तो आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर SO4 पर 2 चार्ज होता है और हमें 3 देना है तो 1.5 मतलब 3/2 SO4 देंगे, तो ये देखो तो इसको बैलेंस कर देगा ना, तो आप या तो ऐसे लिख दीजिए, अदरवाइज इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CONH3 का होल 6, ये 2 और 3 SO4, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो भी चार्ज बैलेंस होगा। कुल मिलाकर हमें चार्ज बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन नंबर को पूरा कर दे। ऑक्सीडेशन नंबर जितना लिखा हुआ वो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर उतना हो जाए, हमें उस तरह से अरेंज करना है। जैसे लिखा हो डाइक्लोरो 20 इथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम 4, ऐसा नाम लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्लेटिनम का सिंबल, डाइक्लोरो मतलब Cl2, इथिलीन डाइएमीन 20 का मतलब होता है 2, इथिलीन डाइएमीन En का होल 2। अब इसको क्लोज कर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होना चाहिए, तो ठीक है इसका 4 कर देता हूँ, और यहाँ पर x मान लेता हूँ कितना चार्ज देना होगा, तो 4 -1 इंटू 2 प्लस En का 0 बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 2, तो यहाँ पर 2+ चार्ज हमें देना पड़ेगा। कोई काउंटर आयन नहीं है इसलिए हम 2+ चार्ज ही रहने देंगे। इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं, नाम से हम फॉर्मूला लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैसे किसी नाम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया हुआ है तो हम उससे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे ये मैंने चर्चा किया। अब हमें ये समझना है कि अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, जस्ट इसके उल्टा होगा हम उसका नाम कैसे लिखेंगे ये समझना है। उसके लिए भी एक सेट ऑफ रूल्स हैं, हम उन रूल्स की बात करते हैं। तो अब आते हैं नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर का जो रूल्स हैं वो फॉर्मूलेशन के रूल्स के जस्ट उल्टा होगा, लेकिन एकदम से उल्टा नहीं है, कुछ नई नई बातें भी उसमें समझनी होगी हमें। तो उन बातों पे चर्चा करते हैं, एक एक करके पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें करना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो सपोज कीजिए कि हमें नाम लिखना है CONH3 होल 6 Cl3 का, हमें इसका नाम लिखना है, या हमें नाम लिखना है K3FeCl6 का, इसका नाम लिखना है हमको। तो नाम लिखने में सबसे पहले हमें कुछ रूल्स जानने होंगे। जानते हैं उन रूल्स के बारे में। पहला है कि कटायंस आर नेम्ड फर्स्ट, कटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। मैं इन सारे रूल्स को लिख दे रहा हूँ ताकि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा समय लगे, लेकिन वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, बेहतर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कटायन का नाम लिखना है। अब सवाल है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कटायन है।
तो कटायन कौन है, इस पर इसका बीजारोपण आपके अंदर किया जा चुका है। आप जानते हैं कि जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है वो आयोनाइज हो जाती है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज कर देते हैं। जैसे ही आयोनाइज करेंगे उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, हमें पता चल जाएगा कि विच वन इज कटायन एंड विच वन इज अनायन, तो हम इसको आयोनाइज कर देते हैं। कैसे पता चलना है हमें? आयोनाइजेशन से। देखिए इसको हम आयोनाइज कर देते हैं होल 6Cl3। तो आप जानते हैं कि जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है और वो आयोनाइज हो जाएगी। इस पर 3+ चार्ज आ जाएगा और इस पर 3Cl अलग हो जाएगा। यही हुआ कटायन, यही है कटायन एंड शुड बी नेम्ड फर्स्ट। इसी का नाम पहले लिखा जाना चाहिए, यही है कटायन। ठीक, दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा हुआ है K3FeCl का होल 6, ये लिखा हुआ है। आप इसको भी आयोनाइज कर दो, आप तो जानते ही हैं आयोनाइज करना, प्लस FeCl6 3-। यहाँ पर ये है कटायन, दिस वन इज द कटायन एंड शुड बी नेम्ड फर्स्ट, और इसका नाम पहले लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि सबसे पहले हमें कटायन का नाम लिखना है, जो भी कटायन है उसका नाम पहले लिखना है। अब दूसरा रूल कहता है कि कटायन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या अनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अगर हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखना चाहते हैं उसके लिए रूल्स है कि सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। नेम ऑफ द लिगेंड्स, नॉट द काउंटर आयन, नेम ऑफ द पोटेंशियल लिगेंड्स, potential ligands is written first, जो कि उसके हिसाब से अलग है। वहाँ हम लोगों ने पहले मेटल का नाम लिखा था, यहाँ हमें पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। तो आप ये ऐसा कह सकते हैं कि जब कभी हम नाम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें जो रूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो रूल्स फॉलो करते हैं, वो फॉर्मुलेशन के रूल्स के उल्टा है। तो यहाँ हमने नाम लिखना है किसका? लिगेंड्स का, और नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, यहाँ बिना किसी लिगेंड के चार्ज को कंसीडर किए हुए हमें उसका नाम लिख देना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। दूसरा रूल कहता है कि जब आप लिगेंड का नाम लिखते हैं, फॉर नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड अलग अलग तरह के हमारे पास आते हैं। एक होता है अनायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड्स, उसका अगर नाम लिखना चाहते हैं आप तो वो नाम एंड करेगा ओ से, एंड्स विथ ओ। जैसे Cl-, ये अनायनिक लिगेंड है, तो इसका या तो आप लिखें क्लोरो और नहीं तो लिखे क्लोरिडो, क्लोराइड होता है क्लोरिडो लिख सकते हैं। Br- है तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रोमो या ब्रोमीडो, या एक होता है Cn-, तो आप इसको लिख सकते हैं सियानो, साइनिडो भी लिख सकते हैं। तो जो अनायनिक लिगेंड्स हैं उसके नाम के अंत में ओ लगाया जाएगा, और जो न्यूट्रल लिगेंड है या कटायनिक लिगेंड है उसके नाम के अंत में कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा।
एक बात और समझिए, कुछ स्पेशल नाम इस्तेमाल किया जाता है, सम स्पेशल नेम्स आर यूज्ड। जैसे अगर NH3 है तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्पेलिंग AMMIN अमीन लिखा जाएगा। अगर NH3 है तो उसके लिए अमीन लिखना पड़ेगा। अगर H2O है तो उसके लिए एक्वा लिखा जाता है। अगर CO है तो इसके लिए कार्बोनिल लिखा जाएगा। देखिए ये CO कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट होता तो C बड़ा और O छोटा होता, यहाँ दोनों बराबर लिखा मैंने, ये कार्बोनिल है। वैसे ही अगर NO है तो इसका नाम नाइट्रोसिल लिखा जाएगा, नाइट्रोसिल। एक बात, अब मैंने बताया था आपको लिगेंड्स के केस में कि कुछ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स भी होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो ये कहना है हमें, इन केस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, द नेम इज written in such a way so that coordinating atom is understood, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम को समझा जा सके। जैसे अगर आपने CN है, कोई लिगेंड CN है, तो कार्बन से अगर कोऑर्डिनेशन हुआ तब तो सियानो लिखते ही हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन से हुआ तो आइसोसियानो लिखेंगे। तो आइसोसियानो लिखा ही होने से ये समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नाइट्रोजन के थ्रू हुआ है। लेकिन अगर नाइट्रो है NO2, अगर नाइट्रोजन के थ्रू हुआ तो इसको लिखा जाएगा नाइट्रीटो N, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू हुआ तो इसको लिखा जाएगा नाइट्रीटो O। ये ध्यान हमेशा देना होगा नाम लिखने के समय में, तो ये आपको याद रहना चाहिए। कहता है कि अगर कोई ब्रिजिंग लिगेंड है, इन केस ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिज मतलब पुल, ब्रिजिंग लिगेंड के केस में द लेटर म्यू, ये म्यू का इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड टू इंडिकेट ब्रिजिंग इंडिकेट करने के लिए म्यू का इस्तेमाल किया जाता है। म्यू एक लेटर है जिसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम ऐसा कह दें कि NH3 CO, कोबाल्ट है, यहाँ NH है, फिर यहाँ CO है, NH3 और यहाँ NO है। देखिए यहाँ पर दो हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। तो इनके लिए लिखा, इनके नाम से पहले म्यू एमिडो, इसको म्यू नाइट्रो लिखा जाएगा, इनके नाम से पहले म्यू लगाया जाएगा अगर ये ब्रिजिंग है तो मैंने अभी तक आपको बता दिया नोमेनक्लेचर में नाम जब लिखना हो तो कि सबसे पहले हमें लिगेंड्स का, पहले तो कटायन का नाम लिख देना है। कटायन कैसे पहचानेंगे मैंने बता दिया। उसके बाद हमें पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जब लिगेंड्स का नाम कंप्लीट लिख लेंगे, हम सारे के सारे तरह के लिगेंड्स का नाम हम लिख लेंगे, उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखा जाएगा। ये तीसरा रूल होगा, तीसरा नहीं, ये B है तो C होगा। C होगा कि नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन
लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बताना भूल गया कि लिगेंड्स जो होते हैं वो हो सकता है कि एक हो, एक से ज़्यादा भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ numerical prefixes are used if more than one ligands are present। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स उसमें प्रेजेंट हो तो 2 तरह के न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले भी मैंने बताया है, एक तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाई का मतलब हुआ 2, ट्राई का मतलब हुआ 3, टेट्रा का मतलब हुआ 4, पेंटा का मतलब हुआ 5, वगैरह वगैरह। और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर इफ़ दीज prefixes are already present in the name of ligand। अगर लिगेंड के नाम में ऐसे प्रीफिक्स पहले से हो, जैसे इथिलीन डाईएमीन, देन वी यूज बिस का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3, टेट्राकिस का मतलब 4, पेंटाकिस का मतलब 5, वगैरह वगैरह लिखते हैं। तो 2 तरह के हमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने होते हैं। डी में कहता है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज written at last with its oxidation number in parentheses in Roman system, रोमन न्यूमरल्स आप समझ रहे होंगे। रोमन न्यूमरल्स में नाम लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा पैरेंथेसिस में। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज आती है। इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज आइदर न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल हो और कटायनिक हो, तो मेटल का नेम ऑफ द मेटल इज रिटेन एज सच। जैसा नाम होगा मेटल का वही लिख दिया जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, if there is negative charge at coordination entity, तब name of metal ends with ATE। मेटल के नाम के अंत में ATE लगाया जाएगा। इसके बाद
अगर कोई काउंटर आयन है तो उसका नाम लिख दिया जाएगा, और काउंटर आयन में किसी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं ये लिख देना चाहूँगा खुले शब्दों में कि लास्ट में एकदम इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम काउंटर आयन का नाम लिखेंगे बिना किसी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के। तो मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ द काउंटर आयन, नेम ऑफ the counter ion is retained if present, अगर हो तब, after the oxidation number without any numerical prefix, बिना किसी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के हमें काउंटर आयन का नाम लिख देना है। वहाँ अनायन और कटायन का कोई मतलब नहीं होता, सल्फेट है तो सल्फेट, क्लोराइड है तो क्लोराइड, जो है सो लिख देना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमें नाम लिखना था इसी का CONH3 का होल 6Cl3, तो आप समझ गए होंगे ये पोटेंशियल लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये काउंटर आयन है। तो इसको पहले आयोनाइज कर दीजिए, और आयोनाइज कीजिएगा तो बार बार आयोनाइज नहीं करना है, आपको समझ जाना है देखते ही कि कौन कटायन है और कौन आनायन है। इस पर 3+ होगा और +3 Cl- होगा, इसी का नाम पहले लिखना। और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो इसमें पहले पोटेंशियल लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये तो X हो गया, ये 0 हो गया, 3+, तो 3+3 हो जाएगा 3। और ये क्लोराइड है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, सीधे क्लोराइड लिखा जाएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वैसे ही मैंने एक फॉर्मूला और भी लिखा था, K3FeCl6। तो मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि बार बार आयोनाइज नहीं करना है। यहाँ आपको समझाने के लिए मैं आयोनाइज करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, इसका नाम है पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सीधे पोटेशियम, चूँकि ये काउंटर आयन है। पोटेशियम हेक्सा 6 है, हेक्सा Cl पर माइनस चार्ज होता है तो क्लोरिडो। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 6- और 3+, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा क्लोरिडो। 3- है तो आयरन में फेरेट लगाना होगा, फेरेट 3, ये इसका नाम होगा। हम लोग ऐसे नाम लिखते हैं। वैसे ही PtCl2En का होल 2 Cl2, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना होगा, ये क्लोरिडो है और ये इथिलीन डायमीन है। तो पहले अल्फ़ाबेट में Cl आएगा, डाइक्लोरिडो 20 इथिलीन डाइएमीन। 20 क्यों इस्तेमाल किया? इथिलीन डाइएमीन में डाई पहले से है, और चूंकि यहाँ पर इसको आयोनाइज कीजिएगा तो 2+ आएगा। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2 और 2 4, प्लेटिनम 4, और काउंटर आयन है क्लोराइड, तो क्लोराइड। तो ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं। अगर कोई फार्मूला दिया हुआ है तो हम बड़े आसानी से उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे एक और भी नाम लिख देता हूँ, ZnOH का होल 4 2-, तो 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो
जिंकेट। केट क्यों लिखे, 8 क्यों लिखे, क्योंकि निगेटिव साइन है और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 होगा। टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट 2। तो ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें इसका नाम लिखना है NiCO4, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो गया टेट्राकार्बोनिल निकेल 0, टेट्राकार्बोनिल निकेल 0, ये इसका नाम लिखा जाएगा। तो नाम लिखना बड़ा आसान है, अगर आपको रूल्स पता हो तो नाम लिखना एकदम आसान हो जाता है, लेकिन रूल्स की जानकारी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप रूल सीखिए। मैंने इसमें तो बहुत ही स्लोली आपको बताया है, हर एक पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे समझ में आएगी, बड़ी मदद मिलेगी आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक देना ना भूलें, और अगर हमारे नए व्यूवर हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म कैसे होता है, इस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।